जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो आज फिर से प्रस्तुत हूँ भाई आप लोगों के सामने लेक्चर नंबर 6 लेकर, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रैक्टिस 6 लेकर। और ये प्रैक्टिस हम लोग कर क्यों रहे हैं सर? तो आप बोलेंगे सर ये प्रैक्टिस चल रही है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। साइंस बायोलॉजी की प्रैक्टिस है जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होती है। कुछ क्वेश्चंस एससीईआरटी बेस्ड होते हैं। रीज़न ये है क्योंकि कुछ सवाल एससीईआरटी बेस्ड भी आते हैं। एक बार भाई आप लोग क्लियर करिए, ऑडियो क्लियर है कि नहीं। एक बार मैसेज डाल दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलिए भैया, ये प्रैक्टिस इफेक्टिव कहाँ होने वाली है? तो आप कहीं का भी टीजीटी दे रहे हो, इवन कहीं का भी पीजीटी दे रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, तो इफेक्टिव होने वाली है प्रैक्टिस भाई, नो डाउट। चलिए, और अभी तक अगर किसी ने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपको पता है कि हमारे टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं। पहला है बीपीएससी टीआरई 4.0, सेकेंड है एनवीएस टीजीटी, सेकेंड है आपका एनवीएस टीजीटी 2024, और थर्ड है एमपी टेट वर्ग 2 मेंस। थर्ड है आपका एमपी टेट वर्ग 2 मेंस। टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए यहाँ संस्था का नंबर दिया गया है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग आलोक जी, गुड मॉर्निंग प्रभाकर जी। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उसके पहले आप लोगों को पता है कि टीचर्स एकेडमी सभी विषय उपलब्ध सबसे ज़्यादा शिक्षक बनवाने वाली संस्थान। लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 आपका चल रहा है, जो कि 2 ईयर प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम है। ग्रेजुएशन के बाद का लक्ष्य एस्टेट हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ईएमआरएस, यूकेएलटी, दिल्ली ट्रिपल एसबी, बीपीएससी, टीईटी, यूके लेक्चरर, एमपीटेट। तो टीचिंग से रिलेटेड नियर अबाउट सारे बैचेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये लक्ष्य फाउंडेशन बैच आपका है जिसकी वैलिडिटी 2 साल होगी, मतलब ड्यूरेशन 2 साल का होगा। हम लोग आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि फाउंडेशन बैच है। तो जिन्हें भी किसी भी सब्जेक्ट में लक्ष्य फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना है तो यहाँ संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सीवी जी, गुड मॉर्निंग अरुण कुमार जी। इसी क्रम में भाई टीचर्स एकेडमी शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा चयन देने वाली संस्था, सभी विषय उपलब्ध, स्वतंत्रता बैच आप लोगों का चल रहा है। और कौन कौन से बैचेज अवेलेबल हैं? तो बीपीएससी टीआरई 4.0, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार स्टेट, केवीएस, एनवीएस, दिल्ली ट्रिपल एसबी, आपका यूजीसी हो गया, यूकेएलटी हो गया, एचपीएससी हो गया। इन सब कोर्सेज से रिलेटेड बैच आपके अवेलेबल हैं। और यहाँ 2 नंबर दिए गए हैं संस्था के। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी भी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को, राधे राधे सुची जी। चलिए भाई, तो एक बार क्लियर करिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, तो आज की क्लास का श्री गणेश किया जाए। और कल कितने लोगों ने संडे स्पेशल क्लास में पार्टिसिपेट किया था वो भी थोड़ा अपना हाथ खड़ा कर दें। यहाँ सर हम आए थे कल, अटेंडेंस लगा लेते हैं भैया। कल कौन कौन प्रेजेंट था और कौन कौन एब्सेंट था? चलिए, आशा करते हैं सभी लोग जुड़े होंगे। और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए भाई और जवाब दीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हम आए थे सर कल। प्रभाकर जी का जवाब आ गया है कि सर हम कल आए थे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और जवाब दीजिए भाई। फर्स्ट का बी आंसर आ रहा है, देख लेते हैं हम लोग। पढ़ते हैं। आपसे बोल रहा है पार्थिनोकार्पिक टोमेटो, पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। आपसे बोल रहा है कि पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, किस विधि से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट टोमेटो प्रोड्यूस होता है? आप ध्यान से अगर यहां पर पढ़ो
तो बोल रहा है पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक का मतलब क्या है? पार्थिनोकार्पिक का मतलब क्या है? जवाब आप लोग देते रहिए। पार्थिनोकार्पिक का मतलब क्या है? पार्थिनोकार्पिक का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी कहलाता है। और जो फ्रूट बनेगा वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होगा। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता कैसा है भैया? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता कैसा है? आप बोलेंगे सर ये सीडलेस होते हैं, सीडलेस फ्रूट होता है। एग्जाम्पल की बात कर लें सर, तो आप बोलेंगे सर टोमेटो तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बनाना हो सकता है सर, बनाना हो सकता है, ग्रेप्स भी हो सकते हैं, मतलब अंगूर। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपसे बोल रहा है प्रोड्यूस्ड बाई, तो रिमूविंग एंड्रोसियम ऑफ फ्लावर बिफोर पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर होगा क्या सर? तो आप बोलेंगे सर ट्रीटिंग द प्लांट विद लो कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन। हमको पता है कि ऑक्सिन क्या करता है? पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, किसमें? टोमेटो में। और ये काम जिब्रेलिक एसिड भी भली भांति कर पाता है, ये काम आपका जिब्रेलिक एसिड भी भली भांति कर पाता है। गुड मॉर्निंग रश्मि जी, ये काम आपका जिब्रेलिक एसिड भी कर लेता है। तो कहने का मतलब कि आंसर आपका करेक्ट बी वाला है, क्योंकि पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कौन कराता है? तो आप बोलेंगे सर अगर मेनली टोमेटो की बात की जाए तो आंसर आपका हो जाता ऑक्सिन, बट यहां पर जिब्रेलिक एसिड भी पार्थिनोकार्पी प्रोड्यूस करा सकता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा सर? आंसर आपका बी बनेगा। सी में बोल रहा है रेजिंग द प्लांट फ्रॉम वनरलाइज्ड सीड। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। ट्रीटिंग द प्लांट विद फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, ये भी नहीं होगा। तो आंसर तो आपका बी होगा। आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। जिब्रेलिक एसिड भी पार्थिनोकार्पी काज कराता है और ऑक्सिन तो भाई टोमेटो में कराता ही कराता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आंसर आपका क्या बनेगा? बी ही बनेगा। एनसीईआरटी की लाइन ही है, कोई ज्यादा यहां पर परेशानी वाली बात नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ, सवाल को ध्यान से पढ़ा करिए, जवाब आराम से दिया करिए। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया, किसी पर्सन का ब्लड का एग्जामिनेशन किया गया, उसमें क्या हुआ? एनीमिया देखने को मिला। सो लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर, और लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट, इमेच्योर न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट विदाउट हीमोग्लोबिन। और क्या दिखा? इमैच्योर न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट दिखा बिना हीमोग्लोबिन के। सप्लीमेंटिंग हिज डाइट विद, अब बोल रहे हैं कि उसकी डाइट में ऐसा क्या सप्लीमेंट दिया जाए विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली एलिवेट हिज सिम्टम। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। संभवतः अरक्ता से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में परीक्षण से पता चला कि उसके केंद्रक युक्त रक्ताणु थे। बताइए इन लक्षणों को दूर करने के लिए अपने आहार में निम्नलिखित में से किस चीज की अतिरिक्त मात्रा बढ़ानी चाहिए? इसका जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब दीजिए। ये सवाल कल हम लोग किए हैं, बट फॉर्मेट अलग था, पूछने का तरीका अलग था। आज थोड़ा सा तरीका अलग है। आपसे बोल रहा है कि इमैच्योर है, आरबीसी आपका इमैच्योर है और न्यूक्लिएटेड है। हमको पता है कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जनरल सा कंसेप्ट हमें पता है। तो सवाल तो बड़ा ही अच्छा है। एक सवाल यहां से और आपको मिला कि सर इमैच्योर आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, इमैच्योर आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। यहां पर आपका आंसर बनेगा क्या? फोलिक एसिड एंड कोबालामिन। आंसर बनेगा सर फोलिक एसिड एंड कोबालामिन। फोलिक एसिड को बोलते हैं विटामिन B9 और कोबालामिन को बोलते हैं B12। B12 ये दोनों मिलकर करते क्या है सर? थियामिन नहीं होगा आंसर भाई। यहां पर आंसर की अगर बात करें तो आंसर तो बी हो रहा है। अच्छा, थियामिन B1 को बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां पर आंसर जो बनेगा वो आपका बी बनेगा। रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि ये फोलिक एसिड और कोबालामिन ही क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करते हैं। ये दोनों फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में क्या करेंगे सर? हेल्प करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? ये दोनों फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करेंगे। गुड मॉर्निंग डेजी जी। तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है कि सर फोलिक एसिड और कोबालामिन। आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका जवाब दीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज द एडिबल पार्ट द एरिल।
इन चारों में किसका एडिबल पार्ट एरिल होगा? बोल रहा है कि एरिल किसका एडिबल पार्ट होगा, बताइएगा। एरिल किसमें एडिबल पार्ट होगा भाई? एरिल किसमें एडिबल पार्ट होगा? एरिल किसमें एडिबल पार्ट होगा? सवाल अच्छा है, ऐसे सवाल बनते हैं तो जवाब दीजिए। कस्टर्ड एप्पल का मतलब है शरीफा, यहां पर लिखा हुआ है, इसे हम लोग सीताफल भी बोलते हैं। कस्टर्ड एप्पल, पॉम ग्रेनेट अनार की बात कर रहा है, ऑरेंज की बात कर रहा है, लीची की बात कर रहा है। जवाब दीजिएगा भैया, कहां पर क्या खाया जाता है? एरिल। एरिल एडिबल पार्ट होता है लीची का। बहुत बढ़िया, लीची का एडिबल पार्ट होता है। जवाब सबका आ गया है। आप बताइए कस्टर्ड एप्पल में हम लोग क्या खाते हैं, पॉम ग्रेनेट में हम लोग क्या खाते हैं, और ऑरेंज में क्या खाते हैं? इन तीनों को भी बता दीजिए भैया। ऑरेंज में क्या खाते हैं, ऑरेंज में क्या खाएंगे, पॉम ग्रेनेट में क्या खाएंगे, और कस्टर्ड एप्पल में क्या खाएंगे? इसका जवाब आप लोग दीजिए। आप बोलेंगे सर कस्टर्ड एप्पल की अगर बात करें तो मीजोकार्प थैलमस खाया जाता है। कस्टर्ड एप्पल में मीजोकार्प खाया जाता है सर, एंड आपका थैलमस हम लोग खाते हैं। थैलमस का पार्ट और मीजोकार्प हम लोग खाते हैं। कहीं कहीं पर पेरिकार्प लिखा होगा तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। आप बताइए ऑरेंज में क्या खाया जाएगा और पॉम ग्रेनेट में क्या खाया जाएगा? तो आप पॉम ग्रेनेट में बोलेंगे सर पॉम ग्रेनेट में टेस्टा खाया जाता है। क्या होता है भाई? पॉम ग्रेनेट में आपका टेस्टा हम लोग खाते हैं। अगर ऑरेंज की बात करें तो यहां पर हो जाएगा ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर ज्यूसी हेयर, ज्यूसी हेयर, ग्लैंडुलर ज्यूसी हेयर। मतलब ऑरेंज हो गया आपका, नींबू हो गया, लेमन हो गया, उनमें हम लोग ज्यूसी हेयर होता है या ग्लैंडुलर ज्यूसी हेयर हम लोग क्या करते हैं, एडिबल पार्ट होता है, खाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं? और एरिल आपका लीची में तो खा ही रहे हैं हम लोग। शायद कुछ चीजें क्लियर हुई हों। बहुत बढ़िया, सबके जवाब अच्छे आ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग सारी चीजें खुद भी एक्सप्लेन कर पा रहे हो। और अगर आप खुद एक्सप्लेन कर पाओगे तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। फिर अगला सवाल भाई, 4th नंबर क्वेश्चन। ये सवाल अच्छा है। आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड वाज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मीलर एक्सपेरिमेंट? मीलर साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन सा अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं हुआ था? ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या एलानिन, या एलानिन? बहुत बढ़िया भैया, इसका जवाब दीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन और अच्छा सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। 4 का सी आ रहा है, बायोलॉजी एस्पायरेंट जी का आंसर सी आ रहा है। महबूब आलम जी का आंसर सी आ रहा है भाई। खुशबू उमर बायोलॉजी एस्पायरेंट, शैलजा जी, अरुण जी, डेजी जी, सीवी जी, उमा जी, सबका आंसर सी आ रहा है। बहुत बढ़िया। बोल रहे हैं सर ग्लूटामिक एसिड नहीं होगा। भाई जब आप लोग बोल रहे हैं कि ग्लूटामिक एसिड नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। एक्चुअल में देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, ऐसे याद कर लीजिए गैस से, ठीक है। मुझे जो तरीका याद है, इसका मतलब होगा ग्लाइसिन, इसका मतलब होगा ग्लाइसिन, ठीक है। ए का मतलब क्या होगा? आप बोलेंगे सर एलानिन, एलानिन। और यस का मतलब क्या होगा? तो एस्पार्टिक एसिड होता है। तो एस का मतलब एस्पार्टिक एसिड, तो यहां पर कर लेंगे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो मुझे तो गैस से याद था ये, बाकी आप चीजें समझ सकते हैं। ग्लूटामिक एसिड भी जी होता है, तो ऐसा ना हो कि कर लीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। जो मुझे तरीका याद था वो यही था कि यही चीजें बनती हैं भाई, ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड। याद करने का तरीका जीएस, ठीक। चलिए आंसर बनेगा सी वाला। अगला सवाल, द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए फॉर्मूला क्या होगा सर? dt बाई डी एन इज इक्वल टू आर एन, डी एन बाई आर एन इज इक्वल टू डी टी, आर एन बाई डी एन इज इक्वल टू डी टी, या डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन? इसका जवाब दीजिएगा भाई, इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब आप दीजिएगा भैया। यहां पर सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। आंसर है डी, आंसर डी आ रहा है। बायोलॉजी एस्पायरेंट जी, सीवी जी, अरुण जी, निकिता जी, उमा जी, सबका आंसर डी आ रहा है कि सर डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन।
आप लोगों ने बताया कि सर dn/dt इज इक्वल टू rn। आप बताइए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो होता है उसका शेप कैसा होता है सर? शेप कैसा होगा? शेप कैसा होगा भैया? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का शेप कैसा होगा? शेप कैसा होगा? आप बताइए शेप कैसा होगा यहां पर। और बाकी तो हम यहां पूछ रहे हैं कि डी किसे रिप्रेजेंट करेगा, एन किसे रिप्रेजेंट करेगा, और टी किसे रिप्रेजेंट करेगा, और सर आर किसे रिप्रेजेंट करेगा। ये तो अभी रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देख लेंगे, बट आप बताइए सर यहां पर शेप कैसा होगा? शेप कैसा होगा? आप बोलेंगे सर जे शेप होगा। कैसा शेप आएगा? जे शेप आता है सर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का शेप सर जे शेप होता है। और यस शेप किसका आता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का आता है सर। सबका आंसर क्यों गड़बड़ हो रहा है? सिग्माइड नहीं होगा, जे शेप होगा। जे शेप होना चाहिए भैया, जे शेप होना चाहिए। थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, जे शेप होना चाहिए ना, जे शेप होना चाहिए। यहां पर आपका डी क्या है? रेट ऑफ चेंज है। डी आपका रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज है। एन क्या है? पॉपुलेशन साइज है भाई। एन आपका पॉपुलेशन साइज है। टी आपका क्या है? टाइम है। और आपका आर क्या है? इसे बोलेंगे रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसे बोलेंगे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, ये हमने कौन किसे रिप्रेजेंट करेगा इसे भी देख लिया। शेप आपका जे शेप होगा, शेप आपका जे शेप होगा। शेप कैसा होगा भैया? जे शेप होगा। ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऐसे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, सिग्माइड सिग्माइड कर देंगे, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। फिर चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पढ़िए भाई, 6 नंबर सवाल। सिक्स नंबर क्वेश्चन भैया, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड को बनाने के लिए, परिस्थितिकी पिरामिडों को बनाने में निम्नलिखित में से जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, किसका यूज नहीं किया जाएगा? बताइएगा भाई। आंसर कुछ लोगों का सी आ रहा है। बायोलॉजी एस्पायरेंट जी ने सी बोला है, खुशबू उमर जी ने डी बोला है, निकिता जी ने डी बताया है, सुची जी ने ए बोला है, सीवी जी ने सी, अरुण जी ने डी, डेजी जी ने डी, प्रभाकर जी ने डी, उमा जी ने ए। तो चलिए देखते हैं। जब भी बात करेंगे हम लोग, ड्राई वेट हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो गया, ड्राई वेट की बात करें तो ये क्या हुआ? पिरामिड ऑफ बायोमास की बात होने लगी। यहां पर अगर नंबर की बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर की बात होने लगी। ये नंबर की बात हो गई भाई। अगर हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ एनर्जी की भी बात हो गई। बट जैसे हम लोग फ्रेश वेट पर आते हैं तो फ्रेश वेट का यूज कभी भी नहीं किया जाता पिरामिड बनाने में। रीजन क्या होता है सर? इसमें सीजनल वेरिएशन पाया जाता है, ये लेबाइल होता है, ये सर कभी भी फिक्स नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। अरे भाई, वेट कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है। तो फ्रेश वेट को कभी नहीं लिया जाता क्योंकि ये लेबाइल होते हैं, चेंज होते रहते हैं और इनमें सीजनल वेरिएशन पाया जाता है। फ्रेश वेट कैसा होता है सर? लेबाइल होता है। ये कैसा होगा सर? आप बोलेंगे सर इसमें सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है, इसमें सीजनल वेरिएशंस देखने को मिलता है सर। लेबाइल होगा और सीजनल वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो आंसर आपका क्या बनेगा? डी वाला। फ्रेश वेट को जनरली नहीं लेते हैं, ड्राई वेट से मोर एक्यूरेट चीजें निकाली जा सकती हैं। ड्राई वेट लिया जाता है, फ्रेश वेट नहीं लिया जाता। नेवर यूज नहीं होगा, हम बोल सकते हैं कि मतलब इसका यूज नहीं होता, इसका यूज नहीं होता। नेवर टर्म तो नहीं हमने देखा वहां पर, ठीक है ना? तो आंसर आपका डी बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाकर सवाल को सॉल्व करेंगे, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। अगला सवाल 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल मीडियम? मोस्ट सुटेबल मीडियम फॉर, यहां पर मैं थोड़ा सा कुछ चीजों को ठीक करना चाहूंगा। यहां पर मिलेनोगैस्टर को पहले लिख दिया गया है, तो हमने इसे हटा दिया और यहां पर लिख दिया सर मिलेनोगैस्टर, मिलेनोगैस्टर। अब बताइए, सवाल आपका कंप्लीट हो गया है, इसका जवाब दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर कल्चर ऑफ, किसके कल्चर के लिए? ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर।
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के कल्चर के लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल मीडियम होगा? मॉइस्ट ब्रेड, अगर अगर, राइप बनाना, काऊ डंग। काऊ डंग बताइएगा भैया, राइप बनाना या काऊ डंग। गुड मॉर्निंग आशा जी, स्वागत है भाई। चलिए आंसर 7 का सी आ रहा है, सबका आंसर सी आ रहा है भैया। आप बताइए अगर मॉइस्ट ब्रेड की बात करें, ये किसके लिए मीडियम का काम करेगा? आप बोलेंगे सर राइजोपस के लिए। किसके लिए? राइजोपस के लिए। ये राइजोपस के लिए हो जाएगा आपका, राइजोपस के लिए मीडियम का काम करेगा। अगर अगर किसके लिए करेगा भाई? अगर अगर किसके लिए करेगा? या बनाना किसके लिए करेगा? काऊ डंग किसके लिए होगा? राइप बनाना सबका आंसर आया है, अच्छी बात है। राइप बनाना भाई सबका आंसर आया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो आप बोलेंगे सर अगर 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 की बात करें तो ये टिश्यू कल्चर के लिए। किसके लिए? टिश्यू कल्चर के लिए। टिश्यू कल्चर के लिए ये मीडियम जैसा काम करेगा। राइप बनाना क्या होता है? यहां पर हाई शुगर कंटेंट होता है, हाई शुगर कंटेंट होगा, हाई शुगर कंटेंट देखने को मिलता है। और ये मीडियम किसके लिए होगा? यही मीडियम होगा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के लिए। नाम ही होता है इसका फ्रूट फ्लाई। क्या नाम होता है? आप बोलेंगे सर फ्रूट फ्लाई नाम ही है, फ्रूट फ्लाई नाम ही होता है इसका। और काऊ डंग क्या होगा? ये मैन्यूर जैसा, खाद जैसा इस्तेमाल होगा। एंड क्या बायोगैस प्रोडक्शन में भी इसका हेल्प लिया जाता है। तो ये बायोगैस प्रोडक्शन भी कराता है, बायोगैस प्रोडक्शन कराएगा। तो आंसर तो आपका क्या बनेगा? सी बनेगा। बहुत बढ़िया, आंसर आपका सी बनेगा। आंसर आपका क्या बनेगा भैया? सी बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? सी। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, 8th नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर? इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता अंडर इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू कंजर्वेशन में किसे इंक्लूड नहीं करते हैं भैया? मतलब कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन है वो पूछ रहा है, बताइएगा। इन सीटू कंजर्वेशन में किसे इंक्लूड नहीं करते? इन सीटू कंजर्वेशन भाई, इन सीटू कंजर्वेशन। अगर सेंचुरी की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये इक सीटू होगा भाई। ये कैसा, सॉरी ये इन सीटू होगा, ये आपका इन सीटू होगा, मतलब ऑन साइट होगा। इसको ऑन साइट भी बोलते हैं, जो जहां पर है वहीं पर उसको कंजर्व कर लिया जाए। बोटेनिकल गार्डन कैसा है? ये इक सीटू है, इसी को ऑफ साइट बोलते हैं, ऑफ साइट बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, ये दोनों कैसे हैं? ये भी इन सीटू हैं, ये भी कैसे हैं? इन सीटू हैं। तो यहां पर एक ही इक सीटू दिख रहा है, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या है? इक सीटू है। बोटेनिकल गार्डन आपका इक सीटू है। अब यहां पर हम लोग कुछ चीजों को, सारी की सारी चीजों को एक जगह लिख लेंगे जिससे चीजें क्लियर रहें। देखिए अगर हम लोग इन सीटू की बात, सॉरी इक सीटू की बात कर लें, इक सीटू के एग्जाम्पल्स की बात करें, इक सीटू के सारे एग्जाम्पल्स हम लोग यहीं पर लिख लेंगे। आप बोलेंगे सर जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी। थर्ड हो जाएगा सर बोटेनिकल गार्डन, थर्ड आपका होगा बोटेनिकल गार्डन। फोर्थ हो जाएगा सर आपका क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन। फिफ्थ हो जाएगा सर पॉलन बैंक, पॉलन बैंक। सिक्स हो जाएगा सर सीड बैंक, सीड बैंक। सेवेंथ हो जाएगा सर आपका टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल हैं? इक सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। ये सभी इक सीटू कंजर्वेशन के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं सर। आप बोलेंगे सर ये सब हो जाएगा इक सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल। और यहां पर हो जाएगा एक आपका जीन बैंक, यहां पर हो जाएगा सर जीन बैंक।
सवाल मेरा यहां पर यह रहेगा कि इंडिया में कितने जूलॉजिकल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सफारी हैं, सेंचुरी हैं और कितने बोटेनिकल गार्डन हैं। सवाल मेरा यह है कि इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में, इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने सेंचुरी हैं, सेंचुरी हैं, बताइए कितने नेशनल पार्क हैं, कितने सेंचुरी हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, रिजर्व हैं। ये तीनों की नंबरिंग आपको बतानी है, ये तीनों की नंबरिंग आपको बतानी है। बताइएगा, जवाब आप लोगों ने ढेर सारा लिख दिया है। सवाल मैंने पूछा है कि कितने नेशनल पार्क हैं, कितने सेंचुरी हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये जवाब आपको देना है। आप बोलेंगे सर नेशनल पार्क तो कुल मिला के 90 है, कितना है भाई, 90 है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, आप बोलेंगे सर बायोस्फीयर रिजर्व कुल मिलाकर हैं 14, कितने हैं भैया, 14 हैं। और सेंचुरी कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, आप बोलेंगे सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 448, ठीक है। और ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे सर, ये एग्जाम्पल होते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के, किसके, इन सीटू कंजर्वेशन के, कंजर्वेशन के। इसमें आप लोग सेक्रेट ग्रुप्स को भी रख सकते हो। ये याद करने का, ये बताने का पर्पस बस इतना था कि आपके पास टोटल 90 नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी 448 है और बायोस्फीयर रिजर्व आपके पास 14 है। ये आपके एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल इन सीटू कंजर्वेशन के होते हैं। यहां पर हमने इन सीटू कंजर्वेशन के सारे एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं। शायद कुछ चीजें यहां से क्लियर हो गई हों। तो आंसर यहां पर आपका बन रहा है बोटेनिकल गार्डन, जो कि बिल्कुल सही है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, विच एंटीबायोटिक इनहिबिट, इसका जवाब दीजिएगा कौन सा एंटीबायोटिक इनहिबिट करेगा इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा एंटीबायोटिक है जो जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए और एमआरएनए के बीच परस्पर क्रिया को का संदमन करता है, इसका जवाब दीजिएगा भाई। अभी नया डाटा जो भी हो, एनसीईआरटी के हिसाब से 14 ही लिखा है रश्मि जी, एनसीईआरटी के हिसाब से 14 ही दिया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने चीजों को बता दिया है। गुड मॉर्निंग भूपेंद्र जी। बाकी अगर डाटा कुछ ऐड हुए हैं तो आप उसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बताइए कौन सा एंटीबायोटिक ऐसा होगा जो टीआरएनए और एमआरएनए के क्या काज करेगा भाई, इंटरेक्शन को इनहिबिट करेगा। लिखा है इनहिबिट इंटरेक्शन, इनहिबिट इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन को इनहिबिट करेगा। आंसर सबका सी आ रहा है, आंसर सी आ रहा है। चेक करते हैं हम लोग, एक एक चीजों को देखते हैं। इरिथ्रोमाइसिन क्या करेगा, अगर देखा जाए इरिथ्रोमाइसिन क्या करेगा तो ये राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन को, एमआरएनए पर राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है। तो ये क्या इनहिबिट करेगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करेगा ऑन एमआरएनए। एमआरएनए पर राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन को कौन इनहिबिट कर रहा है, इरिथ्रोमाइसिन। नियोमाइसिन जो होता है, नियोमाइसिन आपका इंटरेक्शन, नियोमाइसिन क्या करता है, टीआरएनए और एमआरएनए के इंटरेक्शन को इनहिबिट करता है। ये इनहिबिट करेगा इंटरेक्शन को, इंटरेक्शन बिटवीन एमआरएनए एंड टीआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए के बीच के इंटरेक्शन को आपका नियोमाइसिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो आंसर तो बी बनेगा। अगर हम लोग बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन को ही क्या कर देगा, इनहिबिट, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेगा। तो ये क्या इनहिबिट करेगा, ये इनहिबिट कर देगा इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन के इनिशिएशन को ही इनहिबिट कर देगा। और अगर हम लोग यहां पर टेट्रासाइक्लिन की बात कर लें तो टेट्रासाइक्लिन आपका ये इनहिबिट कर देगा भाई बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए, ये बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड ये इनहिबिट करेगा बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड
एसिल टीआरएनए विद राइबोसोम। ठीक है, ये क्या करेगा, बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम। यहां पर अगर हम देखें इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए और एमआरएनए के बीच में इनहिबिशन का काम कौन कर रहा है, तो वो नियोमाइसिन होता है। और बाकी तीनों के बारे में भी हमने यहां पर चीजों को बताया है। ये सवाल थोड़ा सा पुराना है क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया है। बट सवाल बनेगा तो ऐसा ही कुछ बनेगा, सवाल ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, तो आंसर आपका बनेगा बी। अगला सवाल लेते हैं, फिनोटाइप। ये बताइए, अच्छा सवाल है। फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिजल्ट ऑफ, किसी जीव का लक्षण प्ररूप किसका परिणाम होता है, म्यूटेशन एंड लिंकेज, साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल चेंज, डाइमॉर्फिज्म एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन। इसका जवाब दीजिएगा भैया, इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ, ये किसका रिजल्ट होता है, फिनोटाइप किसका रिजल्ट होगा। डेजी जी ने सही जवाब दिया है डी। भाई होगा क्या, जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन का ही तो रिजल्ट होगा। अरे भाई किसी भी प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो टॉल देगा ना, तो जीनोटाइप का ही तो रिजल्ट होता है। अगर स्मॉल टी है भाई तो ये ड्वार्फ हो जाएगा। तो यहां जो आपका फिनोटाइप आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर जीनोटाइप के कारण आ रहा है। फिनोटाइप किसके कारण आ रहा है भाई, तो जीनोटाइप के कारण आ रहा है और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन के कारण आ रहा है। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई ड्वार्फ प्लांट है, कोई ड्वार्फ प्लांट है, उसमें जीनोटाइप स्मॉल टी है बट हमने जिब्रेलिन डाल दिया तो वो भी बड़ा हो गया। तो इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन भी हो सकता है और जीनोटाइप, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। जब सिखा रहा था शुरुआत में तो ये बताया भी था, जेनेटिक्स जब पढ़ा रहा था तो ये चीजें बताई भी थी। तो आंसर आपका बनेगा डी, आंसर डी बनेगा। चलिए भैया अगला सवाल, 11 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए कि फोटोकेमिकल स्मॉग कंटेन पॉल्यूशन डज नॉट। बताइए फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या नहीं होगा, डज नॉट कंटेन होना चाहिए, यहां पर उल्टा कर दिए हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग पॉल्यूशन डज नॉट कंटेन, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा प्रदूषण में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होगा भाई, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पैन जिसे बोलते हैं परऑक्सी एसिल नाइट्रेट, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा बताइए। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या नहीं होगा, इसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोलते हैं, इसी को ब्राउन हेज बोलते हैं, इसी को ब्राउन हेज या ब्राउन एयर भी बोलते हैं। इसमें क्या नहीं पाया जाता सर, आंसर आ रहा है कुछ लोगों का सी, कुछ लोगों का CO2, बहुत बढ़िया। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट नहीं होता है। ओजोन यहां पर मतलब O3 है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और पैन, ये तीनों लॉस एंजलिस स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग के पार्ट होते हैं। बिल्कुल भाई, यहां पर डज नॉट आपसे पूछा था, आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बिल्कुल आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा भाई। अगला सवाल 12 नंबर क्वेश्चन, यहां पर बताइएगा, moss pit is used as packaging material for sending flowers and live plant to distant places because, बताइए मॉस पिट को एक पैकिंग सामग्री के रूप में फूलों तथा जीवित पौधों को दूर दूर भेजने में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इट इज इजिली अवेलेबल, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, इट रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, इट सर्व एज डिसइंफेक्टेंट। जवाब दीजिए भैया, इसका जवाब दीजिए। 12 का आंसर आ रहा है बी, बहुत बढ़िया। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ट्रांसशिपमेंट में इसका यूज हम लोग करते हैं, आर्द्रताग्राही होगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा। एनवायरमेंट से क्या करेगा, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यही कारण होता है कि इसका यूज हम लोग करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई।
और पिट फॉर्मेशन आपका स्फेग्नम कराता है, आप सभी को पता है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर सवाल, अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर, आपसे बोल रहा है कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल्स एलिमेंट एंड सी ट्यूब एलिमेंट। बताइए सी ट्यूब एलिमेंट और वेसल्स के बीच का कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर कौन सा होगा? थिक सेकेंडरी वॉल होगा, पोर ऑन द लेटरल वॉल होगा, प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन होगा, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा। क्या होगा भाई? ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा। सवाल आपके सामने है कि वेसल्स एलिमेंट और सी ट्यूब एलिमेंट के बीच का कॉमन फीचर क्या होगा? 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन हैं भाई, जवाब दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर सवाल भाई, 13 नंबर सवाल, 13 का डी आ रहा है, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। होता क्या है सर? पोर ऑन लेटरल वॉल, पोर पाया जाता है, दोनों को लेटरल वॉल में पोर पाया जाता है, ठीक है। यहां पर ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन दोनों में देखने को मिलती है। दोनों में मैच्योरिटी के टाइम पर न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन की बात करें तो ये आपका सी ट्यूब एलिमेंट में देखने को मिलता है। थिक वॉल, सेकेंडरी वॉल, ये तीनों चीजें क्या हैं भाई? कॉमन फीचर तो यही होगा, कॉमन फीचर ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा, जो दोनों में देखने को मिलता है, दोनों में देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें यहां पर वेसल्स की तो यहां पर डेड सिंसाइट होता है, और अगर हम लोग बात करें सी ट्यूब की, यहां पर लिविंग सिंसाइट होता है, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। बहुत बढ़िया, आंसर आपका डी बनेगा। अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस, आपसे बोल रहा है किस मोड ऑफ इनहेरिटेंस में डू यू एक्सपेक्ट मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस? बोल रहा है कि मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस एमॉन्ग द ऑफ स्प्रिंग। आपसे बोल रहा है कि किस वंशागत विधि में संतानों में अधिक मातक प्रभाव देखे प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है? मैटरनल इन्फ्लुएंस किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा? बताइए मैटरनल बताइए मैटरनल इनहेरिटेंस या मैटरनल इन्फ्लुएंस किस इनहेरिटेंस में ज्यादा देखने को मिलेगा? ऑटोसोमल में, साइटोप्लाज्मिक में, या वाई लिंक्ड में, या एक्स लिंक्ड में? 14 का आंसर बी आ रहा है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बहुत बढ़िया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मैटरनल इन्फ्लुएंस देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि जब भी हम एग सेल की बात करेंगे, एग सेल में साइटोप्लाज्म की मात्रा एज कंपेयर टू स्पर्म सेल या मेल गैमीट से ज्यादा होती है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आपका मैटरनल इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिलता है। मैटरनल इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिलता है, रीजन क्या होता है? क्योंकि हमने आपको बताया एग सेल में साइटोप्लाज्म की मात्रा एज कंपेयर टू मेल गैमीट ज्यादा होती है। तो आंसर आपका बनेगा सर बी वाला, आंसर आपका बन जाएगा बी। बहुत बढ़िया, सबके जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, सुंदर आ रहे हैं। आंसर आपका होगा बी। अगला सवाल, लॉन्ग फिलामेंटस थ्रीड प्रोट्रूडिंग एट एंड ऑफ यंग कॉब ऑफ मेज आर। आपसे बोल रहे हैं लॉन्ग फिलामेंटस थ्रीड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कॉब ऑफ मेज आर। मक्का की एक अल्पायु गुल्ली के अंतिम छोर पर से बाहर को निकले लंबे लंबे सूत्री धागे क्या होते हैं? एंथर होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, या हेयर्स होता है? क्या होगा भैया? एंथर होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा, या हेयर होगा? 15 नंबर क्वेश्चन। 15 का आंसर कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। तो जिनका भी सवाल आंसर बी आ रहा है भाई कि सर स्टाइल होता है, तो बिल्कुल मक्का भी स्टाइल मारता है, और उसकी स्टाइल क्या होती है? जो लॉन्ग हेयर्स हमको दिखते हैं वहां पर, ठीक है, लॉन्ग प्रोट्रूडिंग थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखता है, फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसी को क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। वो स्टाइल होता है। बहुत बढ़िया, वो स्टाइल होता है। ठीक है, प्लांट भी आजकल स्टाइल मार रहा है, प्लांट भी आजकल स्टाइल मार रहा है भाई। ठीक, अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन, कोनिफर डिफर्स फ्रॉम ग्रासेस इन द। शंकुधर पौधे घासों से इस बात में भिन्न होते हैं। बताइए कोनिफर्स किस तरीके से डिफर करते हैं ग्रासेस से? घास से मक्का स्टाइल मारता है। चलिए यहां पर देखिए,
कोनिफर किस तरीके से ग्रासेस से डिफर करता है? जवाब दीजिएगा भाई। कोनिफर किस तरीके से ग्रासेस से डिफर करता है? 16 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा, जवाब अभी तक आया नहीं है। 16 का आंसर होना चाहिए डी। जवाब आप लोगों का आ रहा है सर डी, फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। कोनिफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही इंडोस्पर्म बना लेता है ये। और ग्रासेस क्या है? मोनोकॉट है, एंजियोस्पर्म है, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है आपका क्या? आपका क्या होगा भाई? इंडोस्पर्म। तो यहां पर इंडोस्पर्म क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन होगा। कोनिफर्स के केस में प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होगा, ग्रासेस के केस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होगा। कोनिफर्स में हैप्लॉइड टाइप का इंडोस्पर्म पाया जाएगा और यहां पर ग्रासेस में ट्रिप्लॉइड टाइप का इंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। हैप्लॉइड इंडोस्पर्म आपका कोनिफर्स में देखने को मिलेगा। ये किसके लिए है? जिम्नोस्पर्म के लिए है। ये जिम्नोस्पर्म के लिए है हैप्लॉइड इंडोस्पर्म, और ये आपका एंजियोस्पर्म के लिए है, एंजियोस्पर्म के लिए है ट्रिप्लॉइड स्पर्म। अंतर क्या है? जिम्नोस्पर्म में प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है और आपका एंजियोस्पर्म में पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है। बस इतना ध्यान रखना है। तो आंसर आपका बनेगा डी। कोनिफर्स इसी तरीके से ग्रासेस से क्या होता है? डिफर करता है। 17 नंबर क्वेश्चन। यहां पर भी सवाल थोड़ा सा अभी सही हो गया भाई सवाल। अब यहां पर जवाब आप दे सकते हैं। आपसे बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप। जीनोटाइप दिया गया है आपका सर, जीनोटाइप दिया गया है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। बताइए कितने गैमीट बनेंगे, कितने गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, कितने गैमीट्स बनेंगे? आप बोलेंगे सर फार्मूला लगाते हैं 2 के पावर n, यहां पर हेट्रोजाइगस दिख रहा है 1, तो 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2। सर 2 गैमीट बनेंगे। कितने गैमीट बनेंगे? सर 2 गैमीट बनेंगे। बहुत बढ़िया, 2 गैमीट का ही फॉर्मेशन होगा। 2 गैमीट बनेंगे। बनाना है तो आप बना सकते हो। यहां पर कैपिटल ए होगा, कैपिटल बी होगा, कैपिटल सी होगा। कैपिटल ए होगा आपका, स्मॉल बी होगा और कैपिटल सी होगा। यही 2 गैमीट बनेंगे। ये 2 गैमीट आपको बनते हुए दिख रहे होंगे। आंसर आपका बनेगा डी वाला। अगला सवाल भाई, इसका जवाब दीजिए। आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट, बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? इज नॉट बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए सही नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? द आउटर मेम्ब्रेन इज परमियाबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल, आउटर मेम्ब्रेन परमियाबल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है सर पोरीन, और पोरीन क्या करता है? परमियाबिलिटी को बढ़ा देता है। तो पहला वाला तो करेक्ट दिख रहा है। द एंजाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन are embedded in the outer membrane। थर्ड को पढ़ लेते हैं। the inner membrane is highly convoluted forming a series of unfolding। इसी को बोलते हैं सर क्रिस्टा बोलते हैं या क्रिस्टी बोलते हैं। the outer membrane resemble a sieve। बिल्कुल, ये सिव जैसा होता है, रिजेंबल करता है सिव से। तो आंसर आपका बन क्या रहा है सर? आप बोलेंगे यहां पर एक ही इनकरेक्ट आंसर दिख रहा है, वो है बी वाला। रीजन क्या है? क्योंकि सर यहां पर आउटर मेम्ब्रेन नहीं, यहां पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होना चाहिए था। तो आंसर आपका बन जाएगा बी। आंसर क्या होगा? बी। बी ही इनकरेक्ट है। रीजन क्या है? वहां पर आउटर मेम्ब्रेन लिखा है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम के लिए। बट ये होता कहां पर है? तो इनर मेम्ब्रेन में होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है। बिल्कुल, आंसर आपका बन जाएगा बी वाला। अगला सवाल, इसका जवाब दीजिए भैया। आपसे बोल रहा है अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिसाइड कौन करता है? अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ। किसके सीक्वेंस से डिसाइड होता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस? किसके सीक्वेंस से डिसाइड होता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस? अमीनो एसिड का सीक्वेंस किसके सीक्वेंस से डिसाइड होता है सर? जवाब आ रहा है सर बी। 19 का जवाब ए नहीं भैया, बी होना चाहिए। एमआरएनए के सीक्वेंस से डिसाइड होता है।
यम आरएनए के सीक्वेंस से डिसाइड होता है। यम आरएनए के स्ट्रैंड पर आपका राइबोसोम बाइंड करेगा, यहीं पर राइबोसोम इस तरीके से सर बाइंड करेगा। अब टीआरएनए आपका क्या करेगा, ये लेकर आएगा यहां पर टीआरएनए नहीं, यहां पर ये क्या है, यम आरएनए का स्ट्रैंड है। यम आरएनए के स्ट्रैंड का सीक्वेंस ही डिसाइड करता है कि जो यहां पर प्रोटीन बनेगा, जो प्रोटीन बनेगा उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, और ये आपका क्या है, राइबोसोम है। तो यम आरएनए का स्ट्रैंड ही डिसाइड करता है। ठीक है, टीआरएनए तो एडेप्टर जैसा यूज होता है ना। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी, इसका जवाब देना है आप लोगों को। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल could maximally is generated from one molecule of glucose if complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2 and water yield कितना किलो कैलोरी, आपसे बोल रहा है 686 किलो कैलोरी, एंड द यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अगर बोल रहा है कि एटीपी का कितना हो, 12 किलो कैलोरी हो, तो यहां पर देखते हैं यदि ग्लूकोज के एक मोल का CO2 तथा वाटर में संपूर्ण उपचयन होकर कितना बना, 686 किलो कैलोरी निकलती है, एवं एटीपी का एक मोल उच्च ऊर्जा फास्फेट आबंध के उपलब्ध उपयोगी रासायनिक ऊर्जा 12 किलो कैलोरी हो, तो एटीपी को कितना बोल दिया कि एक एटीपी 12 किलो कैलोरी के बराबर ऊर्जा क्या कर रहा है, संचय कर रहा है। तो ग्लूकोज का एक अणु अधिकतम कितने एटीपी अणु बनाएगा, तो ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनेंगे। सवाल सिंपल सा है, जवाब दीजिए। सवाल सिंपल सा है, जवाब दीजिए। भाई आपसे बोल रहा है कि 686 किलो कैलोरी दिया गया है, एक ग्लूकोज से 686 किलो कैलोरी रिलीज हो रहा है, और एक अगर एटीपी की बात करें तो 12 किलो कैलोरी है, तो हम इसको क्या करेंगे, 12 से कट कर देंगे, मिलेगा कितना, 57.16, 50 सॉरी यहां पर आपका हो जाएगा 57.16, ये वैल्यू कुछ आएगी आपके पास। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा सर सी वाला, आंसर सी वाला। यहां एटीपी की वैल्यू दी गई है कि एटीपी कितना संचय कर रहा है, तो 12 किलो कैलोरी, निकल कितना रहा है, 686 किलो कैलोरी, आपने कट कर दिया, कुल मिला के 57 एटीपी आपका बनेगा, कुल मिला के 57 एटीपी बनेगा। अरे भाई वैल्यू चेंज किया है, आप ध्यान से देखो तो, बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होने पर 686 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई है, एंड यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ एटीपी। तो एक मोल ऑफ एटीपी की भी तो बात किया है, 12 किलो कैलोरी, तो हमने कट कर दिया, 57 आंसर आ गया, 57 आंसर आ गया। चलिए भैया अगला सवाल, बोमांस ग्लैंड, बोमांस ग्लैंड आर फाउंड इन, बोमांस ग्लैंड कहां पर पाया जाता है, बोमांस ग्लैंड आर फाउंड इन, बोमांस ग्लैंड आर फाउंड इन 21 नंबर क्वेश्चन, बोमांस ग्लैंड कहां पर पाया जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया करिए, कंडीशंस वहां पर दी गई हैं तो उसका अप्लाई करिए आप। बोमांस ग्लैंड कहां पर पाया जाएगा, बोमांस ग्लैंड, भाई सवाल सिंपल सा है, बोमांस ग्लैंड कहां पर पाया जाएगा। गुड मॉर्निंग रजनीश जी, बोमांस ग्लैंड कहां पर होगा भाई। आंसर महबूब आलम जी का आ गया है ए, उमा जी का आंसर डी आया है, जिनका भी आंसर ए आया है। बोमांस ग्लैंड आपका पाया जाता है ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम में, ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम में बोमांस ग्लैंड आपका ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम में देखने को मिलता है, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में नहीं होगा। यहां पर बोमान कैप्सूल होता है, ग्लैंड नहीं होता भैया। नेफ्रॉन की बात करेंगे तो वहां पर माल्पिजियन बॉडी होगा, बोमांस कैप्सूल होता है। ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम में बोमांस ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, बोमांस ग्लैंड पाया जाता है, तो आंसर आपका ए बनेगा, आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला सवाल, इसका जवाब दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर, कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है ऑफ एन इंडेंजर्ड एनिमल एंड नेशनल पार्क। इधर एनिमल दिया गया है, इधर नेशनल पार्क लिखा गया है, कौन सा इंडेंजर्ड प्लेयर क्या है भाई, इंडेंजर्ड एनिमल है, बताइए। ये भाई साहब यहां पर आ जाएंगे, बास्टर्ड यहां पर। चलिए
अब जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा यहां पर करेक्टली मैच्ड है? लायन, कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्या ये करेक्ट है? आप बोलेंगे सर लायन नहीं होना चाहिए था, यहां पर टाइगर होना चाहिए था, टाइगर। राइनोसिरस, काजीरंगा नेशनल पार्क। वाइल्ड एस, दुधवा नेशनल पार्क, यहां पर वाइल्ड एस नहीं भाई, बर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? बर्ड्स। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स केवला देव नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर राजस्थान में है, और यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? साइबेरियन क्रेन के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये क्या होता है? नेशनल पार्क होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइबेरियन क्रेन के लिए। तो आंसर आपका करेक्ट कौन सा मिल रहा है? आंसर आपका करेक्ट कौन सा मिल रहा है? आंसर बी मिल रहा है आपका करेक्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर बी होगा। बाकी इनकरेक्ट क्यों है? यहां पर लायन लिखा है, लायन नहीं होना चाहिए, टाइगर होना चाहिए था। वाइल्ड एस नहीं, बर्ड्स के लिए होता है, दुधवा नेशनल पार्क। और आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए नहीं होगा, साइबेरियन क्रेन के लिए होगा, माइग्रेटरी बर्ड के लिए होगा, केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। कहां पर है भैया? भरतपुर राजस्थान में। बहुत बढ़िया, आंसर आपका बनेगा बी। अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। पेंटामेरस, पेंटामेरस एक्टिनोमार्फिक फ्लावर बाई कार्पलरी ओवरी विद ऑब्लिक सेप्टा, फ्रूट आपका क्या है? कैप्सूल है या बेरी है? आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। हाँ बिल्कुल, घना राजस्थान, बिल्कुल भाई। यहां पर जवाब दीजिएगा। आपसे बोल रहा है कि पेंटामेरस एक्टिनोमार्फिक फ्लावर बाई कार्पलरी ओवरी विद ऑब्लिक सेप्टा, उसके बाद क्या है? यहां पर आपको फ्रूट में क्या दिखेगा? कैप्सूल और बेरी दिखेगा। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? जवाब सबका आ रहा है सर सोलेनेसी। बहुत बढ़िया, ये सोलेनेसी का फीचर होता है। किसका? सोलेनेसी का फीचर होता है। ये फीचर होता है सर सोलेनेसी फैमिली का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल? इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं है? बताइए। किंग क्रैब, स्फेनोडॉन, आर्कियोप्टेरिक्स, पेरिपेटस, कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं होगा? चोखा फैमिली, सोलेनेसी चोखा फैमिली, बिल्कुल। यहां पर जवाब दीजिए भाई, कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं होगा? किंग कोबरा? अरे कोबरा कहां लिखा है? क्रैब लिखा है, क्रैब लिखा है भैया। गुड मॉर्निंग स्वाति जी। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, किंग क्रैब हो गया, ये भी लिविंग फॉसिल है। स्फेनोडॉन तुआतारा भी लिविंग फॉसिल है। पेरिपेटस भी लिविंग फॉसिल होता है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है? ये कनेक्टिंग लिंक होता है, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इसमें रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दोनों के फीचर देखने को मिले, ये कनेक्टिंग लिंक होता है, ये कोई लिविंग फॉसिल नहीं है। आंसर आपका बन जाएगा, आंसर आपका बनेगा आर्कियोप्टेरिक्स। आंसर आपका आर्कियोप्टेरिक्स बनना चाहिए, आंसर आपका आर्कियोप्टेरिक्स बनना चाहिए। ठीक है, आंसर होगा आर्कियोप्टेरिक्स। किंग क्रैब हो गया, स्फेनोडॉन हो गया, पेरिपेटस हो गया, ये क्या होते हैं? ये लिविंग फॉसिल होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स आपका लिविंग फॉसिल नहीं होता है, आर्कियोप्टेरिक्स आपका लिविंग फॉसिल नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो भाई एनेलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच का होगा, हो सकता है पेरिपेटस, बट लिविंग फॉसिल भी होता है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये कनेक्टिंग लिंक होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स का। ये भाई साहब अभी शायद पाए नहीं जाते, तो लिविंग फॉसिल नहीं है। लिविंग फॉसिल का मतलब है, आपसे पूछा है नॉट अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब है कि जब बना था तब भी वैसा था, आज हजारों करोड़ों वर्ष बीत गए तब भी वो ऐसा ही बना हुआ है। मतलब हम नहीं सुधरेंगे या हम नहीं बदलेंगे, उसी को बोला जाता है लिविंग फॉसिल। मतलब हठी टाइप का है। ठीक है, अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड 3 कॉम्प्लेक्स? बताइए कौन सा इसमें मैचिंग है?
फाइलम से कौन सा मैच कर रहा है उसी को देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट, कौन सा मैचिंग सेट है उसी को देखना है। आप फाइलम एंड इट्स 3 एग्जांपल्स, और तीनों एग्जांपल मैच करें फाइलम से। यहां पर बताइए भैया, इसका जवाब दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर नाइडेरिया तो ठीक है, बोनेलिया एनेलिड्स होता है, एनेलिड्स हो जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा है। फाइसेलिया और ऑरेलिया नाइडेरियंस होते हैं। प्लेटी हेलमेंथीज का मेंबर प्लेनेरिया हो जाएगा, सिस्टोसोमा हो जाएगा, इंटेरोबियस नहीं होगा, ये एस्क हेलमेंथीज का मेंबर होता है, एस्क हेलमेंथीज का मेंबर होगा। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। मोलस्का में लोलिगो, टेरेडो और ऑक्टोपस, बिल्कुल ये करेक्ट है भाई, सी वाला करेक्ट है आपका, सी वाला करेक्ट पेयर है। ये तीनों मोलस्का के ही मेंबर होते हैं। पोरीफेरा में स्पॉन्जिला होगा, यूप्लेक्टेला होगा, पेनाटुला किसका मेंबर होगा? आप बोलेंगे सर ये नाइडेरिया का मेंबर होगा। किसका? नाइडेरिया का मेंबर होगा, मतलब सिलेंट्रेटा का मेंबर होगा। यहां पर इसे निमेटोड भी लिख सकते हैं, स्केलमेंथीज को निमेटोड्स भी लिख सकते हैं या निमेटोडा भी लिख सकते हैं। तो आंसर तो आपका क्या बनेगा सर? आंसर यहां पर करेक्ट मिल रहा है सी वाला, आंसर करेक्ट मिल रहा है सी वाला। ठीक है, बिल्कुल ये एनेलिडा का मेंबर होता है, बोनेलिया। शायद यहां तक चीजें क्लियर हुई हों। आप लोगों के लिए होमवर्क 26 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है। इसका जवाब आप लोग यहां पर मत दीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। होमवर्क है और इसे पूरे तरीके से, ये नहीं कि एक ऑप्शन सी आपने बता दिया, आपको बताना है, क्योंकि सिर्फ 2 ऐसे नहीं होते जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। 3 फाइलम ऐसे होंगे जहां पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, तो आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। तो 26 नंबर आपका होमवर्क है। चलिए भाई, आज हम लोगों ने 25 नंबर तक क्वेश्चंस को किया है और बैच से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए आपको। टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं हमारे, बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9-10 वर्ग के लिए, साइंस 9-10 वर्ग के लिए। सेकेंड है एनवीएस टीजीटी 2024 और थर्ड है एमपी टेट वर्ग 2 मेंस, वर्ग 2 मेंस साइंस का बैच। ये टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं भाई, टोटल 3 नए बैच अपने चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर संस्था का नंबर दिया गया है 9628959237। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड आप लोग जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ऐसा है, अब 25 नंबर क्वेश्चन मतलब 25 सवाल ही कराने थे, बाकी 25 सवाल कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। और ये जो आपको होमवर्क दिया गया है इसे कल हम सॉल्व कराएंगे, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। किसी का कुछ भी डाउट हो तो बताइए भैया, किसी का कुछ भी डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज आज की क्लास को फिर यहीं पर हम रोकेंगे। बताइए, किसी का कुछ भी सवाल हो तो पूछ सकता है। बताइए। अरे भाई लगा था, क्लासेस लगी हुई होती हैं, क्लासेस आप लोग प्रॉपर लाइव में जाकर चेक किया करिए, क्लासेस लगी हुई रहती हैं, ठीक है ना। तो कंफर्म रहेगा, बेल आइकन को अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन भी टाइम पर पहुंचता रहेगा। अरे कम नहीं किए हैं वो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम का भी इशू आ जाता है ना। 30 क्वेश्चंस होते हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है, एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ऐसे आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। करा तो रहे हैं, करा सारी चीजें रहे हैं, छोड़ थोड़ी रहे हैं। जो भी कराएंगे पूरा संपूर्ण कराएंगे। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कब क्लास रोज होता है? अरे भाई क्लासेस डेली 11 बजे सुबह लगती हैं, ठीक है ना, 11 बजे डेली क्लासेस होती हैं, तो सुबह का टाइम है 11 बजे। चलिए भाई।